हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। तो क्लास आज हम चैप्टर नंबर 6 की क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे रिवाइज करेंगे, जिससे पूरा जो चैप्टर है वो हमारा रिवाइज हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आया है उसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज डेड सेल। यानी कुछ टिश्यू का हमें एग्जाम्पल दिया गया है और हमें बताना है कि इनमें से डेड सेल किसके पास होती हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में, यानी कि जो चैप्टर का नाम है वो है टिश्यू। चैप्टर में हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा था, यानी कि ऊतकों के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि ऊतकों का निर्माण कैसे होता है, सेल से मिल के होता है। यही चीज हमने पढ़ी थी। सबसे पहले हमने कहा टिश्यू का निर्माण कैसे हो रहा है, टिश्यू बन कैसे रहे हैं। हमने कहा बहुत सारी कोशिकाएं हैं और कोशिकाओं से यहाँ पे ऊतकों का निर्माण हो रहा है और ऊतकों से फिर यहाँ पे अंगों का निर्माण हो रहा है और अंगों से पूरे तंत्र का निर्माण हो रहा है और तंत्र से पूरे शरीर का निर्माण हो रहा है। यानी कि हमने कहा बहुत सारी कोशिकाएं हमारे पास थी, बहुत सारी सेल्स हमारे पास थी, उनसे मिलकर यहाँ पे ऊतकों का निर्माण हुआ, टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। बहुत सारी सेल्स मिलकर यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। अब बहुत सारी टिश्यू मिलकर यहाँ पे अंगों का निर्माण करेंगे, यानी ऑर्गन यहाँ पे डेवलप होंगे। उसके बाद हमने कहा बहुत सारे ऑर्गन मिलकर यहाँ पे तंत्र बना रहे हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें, हमने पढ़ा था, जब हमने ऊतकों के बारे में पढ़ा था तो हमने दो प्रकार के ऊतक पढ़े थे। हमने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, दो प्रकार के टिश्यू की हमने बात की थी। हमने प्लांट और एनिमल टिश्यू की बात की थी। प्लांट टिश्यू में भी हमने अलग अलग प्रकार के टिश्यू देखे थे और एनिमल टिश्यू में भी हमने अलग अलग प्रकार के टिश्यू देखे थे। हमने कहा था बहुत सारे ऊतकों को मिलकर यहाँ पे अंगों का निर्माण होता है। अब अंगों का निर्माण कैसे होगा, अगर हम यहाँ पे प्लांट का एग्जाम्पल लें, हमने कहा हम पादपों को एग्जाम्पल लेते हैं। अब पादप में जो परिवहन हो रहा है, पादप में जो परिवहन होगा, किस चीज का परिवहन होगा, हमने कहा कि जल, खनिज लवण, भोज्य पदार्थ, हार्मोन, सबका यहाँ पे परिवहन हो रहा है। तो परिवहन किसके द्वारा होगा, हमने कहा कि दो प्रकार के ऊतकों के द्वारा, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो प्रकार के ऊतक हैं, वहां पे परिवहन का कार्य कर रहे हैं और साथ मिलके अगर यहाँ पे सर्कुलेशन हो रहा है या फिर हमने कहा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि जो परिवहन तंत्र का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। अगर हमने एनिमल की बात की थी तो एनिमल भी इसी प्रकार से बहुत सारे जो ऊतक साथ मिलके अंगों का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग मिलके यहाँ पे तंत्र का निर्माण करते हैं, सिस्टम का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ गया, हमने कहा पाचक तंत्र, या फिर हमने कहा यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास आया, या फिर हम क्या कह सकते हैं, हमने कहा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि जो परिवहन जो तंत्र है उसकी हम एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि और सब किस चीज से मिलके बने हैं, सारी ही चीजें मिलके बनी है कोशिका से। यानी हमने ये भी पढ़ा था, हमने कहा था शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यहाँ पे क्या है, कोशिका है, यानी कि सेल है। सेल से मिलके यहाँ पे टिश्यू बनेंगे। अब ऊतकों को हमने अलग अलग प्रकार से देखा था। जब हम बात करेंगे यहाँ पे प्लांट की यानी कि पादपों की, तो हमने कहा था दो प्रकार के यहाँ पे टिश्यू पाए जाएंगे। एक तो होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और एक होता है जो परमानेंट टिश्यू होते हैं। दो प्रकार के टिश्यू हमने पढ़े थे, हमने कहा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब दोनों में क्या डिफरेंस, हमने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होंगे जो कि लगातार जिनमें विभाजन की प्रक्रिया पाई जाएगी, वो डिवाइड होते चले जाएंगे, यानी कि उनमें विभाजन हो रहा है। अब अगर विभाजन होगा तो यानी कि ग्रोथ यहाँ पे होगी, यानी कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये कहाँ पाए जा रहे हैं, जहाँ ग्रोइंग रीजन पे, जहाँ पे वृद्धि हो रही है वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जा रहे हैं। अब जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेच्योर हो जाते हैं, जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेच्योर हो जाते हैं तो ये परमानेंट टिश्यू में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ परमानेंट टिश्यू यही हमारे पास आते हैं, कौन, जाइलम और
फ्लोएम, ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गए हैं, लेकिन किस प्रकार के हैं ये? हमने कहा कि ये जटिल हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। हमने कहा कि किस प्रकार के हैं? जटिल है। देखिए, हम हर एक चीज को बहुत डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि हम सब पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे, आपको चीजों को कनेक्ट करके सीखना है। हमने शुरुआत की थी यहाँ से कोशिकाओं से, और हम आए थे ऊतकों पर। यहाँ पे क्या थे? ऊतक होते हैं। अब मेनली आपको क्या याद रखना है? ऊतकों के प्रकार आपको याद रखने हैं। तो ऊतक हमने किस में पढ़े थे? प्लांट और एनिमल दोनों में पढ़े थे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? अगर हम यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या परमानेंट टिश्यू, जाइलम हो गया या फ्लोएम हो गया, सारे ही किसके हैं? प्लांट टिश्यू हैं। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से जो डेड सेल्स हैं वो किस टिश्यू के पास है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टिश्यू हमारे पास आ गए हैं। हमने कहा पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एपिथेलियम टिश्यू। तो अब पहले आंसर से पहले हम बात कर लेते हैं इन टिश्यूज के बारे में। हमने दो प्रकार के, हमने कहा दो प्रकार के टिश्यू हैं। तो दोनों प्रकार के टिश्यू में हमने कहा ये तीनों जो हैं, ये कौन है? यहाँ पे प्लांट टिश्यू है। ये तीनों ही यहाँ पे प्लांट टिश्यू है। अगर बात की जाए एपिथेलियल टिश्यू की, तो ये यहाँ पे क्या है? एनिमल टिश्यू है। तो एनिमल टिश्यू, जो तीनों प्रकार के जो टिश्यू है, किस प्रकार के टिश्यू होंगे? हमने कहा जो पादप है या जो प्लांट है, दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। देखिए, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के होंगे। ये होगा इंटरकैलरी, ये होगा लेटरल, ये होगा एपिकल। और अगर परमानेंट टिश्यू की बात करें तो हमने कहा दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आ गया सिंपल परमानेंट टिश्यू, और यहाँ पे आ गया कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल में कितने प्रकार के आ गए हैं? ये जो तीनों प्रकार के टिश्यू हैं, कौन कौन से हमारे पास आए हैं? हमने कहा पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये जो तीनों प्रकार के टिश्यू हैं, ये है सिंपल परमानेंट टिश्यू। किसके प्रकार है? प्लांट टिश्यू के प्रकार हैं। तो यहाँ पे आ गया, क्लियर हो गया है कि तीनों प्रकार के टिश्यू किसके होंगे? यहाँ पे प्लांट टिश्यू है। प्लांट टिश्यू भी कैसे हैं? परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू भी किस प्रकार के परमानेंट है? हमने कहा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब इनके फंक्शन देख लेते हैं, क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं, क्योंकि जब हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। हमने कहा ये क्या करता है? संचय करता है या स्टोरेज करता है, पैरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा हमने कहा कि क्या कर रहा है? ये फ्लेक्सिबिलिटी को दे रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी को दे रहा है। कोलेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी को देता है। कि यहाँ पे क्या होगा? पहला हमने पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा, सेकंड हमारे पास आगे है कोलेन्काइमा। तो कोलेन्काइमा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी को देगा, यानी कि लचीलापन देगा। अब लचीलापन क्या आता है? सबसे पहले बात कर लेते हैं संचय के, स्टोरेज की। यहाँ पे कोई भी जो फूड का फॉर्मेशन हो रहा है वो स्टोरेज कहाँ पे हो रहा है? हमने कहा पैरेन्काइमा में हो रहा है। पैरेन्काइमा के और भी हमने टाइप देखे थे, एरेन्काइमा देखा था हमने। एरेन्काइमा कहाँ पे होगा? जो पैरेन्काइमा प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल है, अगर कोई स्थल में पाया जाता है तो हमने कहा वहाँ पे हम उसे पैरेन्काइमा कह रहे हैं। और जब कोई प्लांट है वो एक्वेटिक प्लांट है, जलीय पौधा है, तो वहाँ पे पैरेन्काइमा की जो सेल वो बड़ी बड़ी हो जाती है, उनके बीच का जो रिक्त स्थान है वो बढ़ जाता है। इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि पैरेन्काइमा के जो सेल हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनके बीच में क्या है? रिक्त स्थान होता है। और जब हम एरेन्काइमा की बात करते हैं तो पैरेन्काइमा की सेल के बीच में जब रिक्त स्थान बढ़ जाता है और वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं? जलीय पौधों में पाए जा रहे हैं, तो हम उसे एरेन्काइमा कह रहे हैं। अब एरेन्काइमा का फंक्शन थोड़ा अलग हो जाएगा। एरेन्काइमा तैरने में मदद करता है, किसी प्लांट को, फ्लोटिंग प्लांट को यहाँ पे मदद करता है। लेकिन हमने कहा यहाँ पे जो कोलेन्काइमा होता है वो
फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, यानी कि लचीलापन दे रहा है। हम क्या करते हैं, कोई भी पेड़ हमारे पास आता है, हम उसकी शाखा को नीचे खींचते हैं, और जब आपने उस शाखा को छोड़ दिया तो वो शाखा फिर से अपनी उसी पोजीशन में वापस चली जा रही है। ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कॉलेनकाइमा। वहीं हमने बात की है स्क्लेरेनकाइमा की, तो स्क्लेरेनकाइमा का जो फंक्शन है वो क्या है, मजबूती प्रदान करता है। मजबूती यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है किसी प्लांट को। तो अब यहाँ पे अगर एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, ये क्या है, एनिमल टिश्यू है। और एपिथेलियल टिश्यू के अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारी जो स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, जिसका काम हमें प्रोटेक्शन देना है। जब आपने एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा तो आपने डिटेल में यहाँ पे देखा होगा। अब हमारा जो आंसर है इन्हीं तीनों में से आता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लिविंग सेल कौन है और डेड सेल कौन है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ पे क्या है, आंसर है। यानी कि जो स्क्लेरेनकाइमा है उसका फंक्शन क्या है, मजबूती देना, मजबूती दे रहा है। इसका क्या मतलब है, इसमें जो सेल्स पाई जा रही हैं वो डेड हैं, इसीलिए रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है। तो आपको सारे ही यहाँ पे क्या होने चाहिए, आंसर पता होने चाहिए। चलिए इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी कि हमें जो यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं हमें उसमें गलत सेंटेंस को चूज करना है। पहला कह रहा है पैरेंकाइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस। सही बात है, अभी तक हमने कहा था जो पैरेंकाइमा की जो सेल होती हैं उसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यानी कि सेल्स के बीच में, कोशिकाओं के बीच में वहाँ पे स्पेस पाया जाएगा। सेकेंड कह रहा है कॉलेनकाइमेटेड टिश्यू आर इरेगुलरली थिकन एट द कॉर्नर। ये भी सही बात है, हमने पढ़ा था कॉलेनकाइमा की जो सेल है वो कॉर्नर से थिक होती है। तीसरा कह रहा है एपिकल एर एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर परमानेंट टिश्यू, यानी कि जो एपिकल मेरिस्टेम है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो क्या है, परमानेंट टिश्यू है, स्थायी ऊतक है। और लास्ट कह रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन इट्स अर्ली स्टेज लैक ब्रेकियोल। तो अब हमें बताना है कि यहाँ पे गलत आंसर क्या है। आपको आंसर आ गया होगा क्योंकि अभी हमने देखा था, जब हमने बात की थी प्लांट टिश्यू के बारे में, हमने कहा दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और परमानेंट टिश्यू होते हैं। और मेरिस्टेमेटिक के प्रकार हमने क्या पढ़ा था, एक एपिकल मेरिस्टेम आता है, एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम आता है और एक लेटरल मेरिस्टेम आता है। तीन प्रकार के जो टिश्यू हमारे पास है ये परमानेंट टिश्यू नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें क्या, इनमें जो वृद्धि पाई जाती है, ग्रोथ होती रहती है। क्यों ग्रोथ हो रही है, क्योंकि सेल डिवीजन यहाँ पे पाया जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे सी हमारा आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है गिर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू, यानी कि जो स्टेम की जो गिर्थ है वो किसके द्वारा यहाँ पे बढ़ती है। पहला कह रहा है एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड कह रहा है लेटरल मेरिस्टेम, थर्ड कह रहा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और डी कह रहा है वर्टिकल मेरिस्टेम। देखिए इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, लेटरल मेरिस्टेम आता है। तो लेटरल मेरिस्टेम किस प्रकार से जो प्लांट है उसकी गिर्थ को इंक्रीज करेगा, उससे पहले हम देख लेते हैं जो मेरिस्टेम है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीनों प्रकार के हैं, हम देख लेते हैं उनका फंक्शन क्या है। देखिए ये हमारे पास स्टेम है, तो यहाँ पे इस वाले रीजन में जो टिश्यू प्रेजेंट होगा, इस वाले रीजन में उसे हम कहते हैं एपिकल। ये होगा एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम। और इस वाले रीजन में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। और इस प्रकार के रीजन में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से इस प्रकार से शाखाएं भी निकल जाती हैं, उसे हम कहते हैं इंटरकैलरी। देखिए तो ये तीनों ही प्रकार के क्या है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है।
तीनों ही प्रकार के हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ गए हैं। एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या होगा, जैसे कि ये सबसे ऊपर प्रेजेंट है, ये लंबाई को बढ़ाएगा, ग्रोथ को बढ़ाएगा, कौन, एपिकल मेरिस्टेम। सेकंड हमारे पास आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या कर रहे हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यहाँ पे जो शाखाएं हैं उनकी वृद्धि हो रही है, शाखाओं की यहाँ पे वृद्धि होगी। और अगर हम बात करें लेटरल मेरिस्टेम की, तो ये क्या करता है, जो हमारे पास स्टेम है उसकी क्या करता है, थिकनेस यानी कि मोटाई को बढ़ाता है। इस प्रकार से तीनों के फंक्शन हमारे पास आ गए हैं। कौन है ये, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और आंसर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे बी आएगा, लेटरल मेरिस्टेम। किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम होता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसमें हमसे पूछा गया विच सेल डज नॉट हैव अ परफोरेटेड सेल वॉल। तो ऑप्शन में हमारे पास है ट्रैकी, सेकंड है कंपेनियन सेल, थर्ड है सीव ट्यूब और लास्ट है वेसल। तो आंसर हमारे पास पहले आ गया है कि जो कंपेनियन सेल है उसमें परफोरेटेड सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। इस प्रकार से आप अपने आंसर यहाँ पे लिखेंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसमें हमसे पूछा गया है इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब सबसे पहले हमें ये बताया गया कि जो डाइजेशन होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कौन से टिश्यू से, कौन से ऊतक से बनी होती है। सबसे पहला कह रहा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सी है स्पिंडल फाइबर्स और लास्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉलमनर एपिथेलियम से क्या होता है, कॉलमनर एपिथेलियम से बनी होती है इंटेस्टाइन, जहाँ पे कि एब्जॉर्प्शन होता है। हमने पढ़ा था, जब हमने डाइजेशन पढ़ा था तो क्या पढ़ा, हमने कहा ये हमारी इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन कुछ इस प्रकार के प्रोजेक्शन आपने देखे होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पे विलाई कहते हैं। और यही विलाई क्या करेंगे, यहाँ पे जो फूड मटेरियल होगा, जो क्या है पाचित भोजन है, उसका अवशोषण होगा और कहाँ जाएगा, ये जाएगा सीधे ब्लड वेसल्स में, यानी कि रक्त में क्या करता है, जो भोजन का पाचन हुआ है उसे एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे ब्लड वेसल्स में पहुंचाएगा, यानी कि हमारे रक्त में उस पाचित भोजन को पहुंचाता है। और यहाँ पे जहाँ पे अवशोषण हो रहा है पाचित भोजन का, वो किससे बना है, वो बना है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू से। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, उसमें से पूछा गया है, अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन विच टू लॉन्ग बोन्स ऑफ द हैंड वर डिसलोकेटेड, विच अमंग द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल रीजन। देखिए किसी एक व्यक्ति का क्या है, एक्सीडेंट हो गया है। अब एक्सीडेंट में क्या हुआ कि यहाँ पे जो हाथ की दो लंबी बोन थी, दो बोन यानी कि दो हड्डी थी, वो क्या हो गई है, वो टूट गई हैं। दो हड्डियां थी वो टूट गई हैं, यानी कि दो हड्डी पहले जॉइंट रही होंगी, अब वो क्या है, टूट गई है। तो हमें बताने की क्या रीजन हो सकता है, वहां पे हमने कहा टेंडोन ब्रेक हो गया, टेंडोन वहां पे टूट गया है। सेकंड है ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल, यानी कि स्केलेटल मसल्स वहां पे टूट गई हैं। नेक्स्ट है लिगामेंट वहां पे ब्रेक हो गया है। और लास्ट कह रहा है एरियोलर टिश्यू वहां पे ब्रेक हो गया है। तो अगर दो बोन वहां पे टूटी हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दो बोन जो कनेक्टेड होती हैं वो किस प्रकार से कनेक्टेड होती हैं। क्या कहा था हमने, बीएलबी से याद किया था, हमने कहा था बी एल बी, बी से बोन, एल से लिगामेंट और बी से बोन। यानी कि दो बोन अगर जुड़ी हैं तो लिगामेंट से यहाँ पे जुड़ी हैं, बीच में क्या होगा, लिगामेंट होगा और लिगामेंट के द्वारा वहां पे दो चीजें जुड़ी होती हैं। जैसे कि हमने कहा आपको दो पेज अगर चिपकाने हैं तो बीच में आपको क्या वहाँ पे जो गम है, गोंद है, उसका यूज करना पड़ता है। तो लिगामेंट यहाँ पे गोंद है और जो दो बोन है वो हमारे पेजेस, यानी दो बोन को जोड़ने के लिए लिगामेंट का यूज हो रहा है। अगर दो बोन टूटती हैं तो क्या वहां पे टूटेगा, आंसर हमारे पास क्या आएगा, हमने कहा लिगामेंट ब्रेक हो गया है, यहाँ पे क्या होगा, लिगामेंट ब्रेक हो जाएगा, यानी दो बोन को जोड़ने के लिए लिगामेंट यहाँ पे है, तो लिगामेंट अगर टूट जाएगा तो दो बोन वहाँ पे क्या होंगी, टूट जाएंगे। अगर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि बोन और मसल्स को कौन यहाँ पे अटैच करता है, हमने कहा टेंडोन, यानी बोन को मसल से अगर कोई अटैच करेगा तो वो क्या होगा, टेंडोन होगा। बोन और मसल्स हो रही है टेंडोन से अटैच और बोन हो रही है लिगामेंट से अटैच। तो आपको एक याद रखना है, आपको अगर बीएलबी याद है तो सेकंड आपको खुद ब खुद
याद हो जाएगा, क्योंकि हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, हम लिगामेंट और टेंडोन में कंफ्यूज होते हैं कि कौन किसे जोड़ता है। अगर हमें पता है कि टेंडोन बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा है तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि टेंडोन यहाँ पे क्या करता है, बोन को मसल से कनेक्ट करता है। अब आंसर आपको ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया और आपने डायरेक्टली वहाँ पे लिगामेंट को चूज कर लिया है। आपको ये देखना है कि टूट क्या रहा है, वहाँ पे दो बोन यहाँ पे टूट रही है, या फिर जो बोन है वो मसल से अलग हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि क्या हुआ, एक्सीडेंट में क्या हुआ, कोई बोन है मसल से वो अलग हो गई है, तो वहाँ पे हमें देखना है क्या ब्रेक हुआ होगा। तो दो बोन से बोन अलग हो रही है या बोन से मसल्स अलग हो रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है, उसमें हमसे पूछा गया है, व्हाई डूइंग वर्क एंड रनिंग यू मूव योर ऑर्गन्स लाइक हैंड, नेक एक्सेट्रा, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये कह रहा है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, हम रनिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम अपने ऑर्गन्स को वहाँ पे मूव करते हैं। तो इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है, जो बता रहा है कि जो मूवमेंट है वो किस प्रकार हो रही है। बेसिकली हमें ये बताना है कि जो हम मूव कर रहे हैं, जो मूवमेंट हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है। पहला ऑप्शन कह रहा है स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन। यानी कि पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे कि जो स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, संकुचित होती है, और क्या करती है, लिगामेंट को पुल करती है किसी बोन को मूव कराने के लिए। देखिए हमने क्या कहा, कोई भी यहाँ पे बोन है, कोई भी यहाँ पे क्या है, बोन है, तो बोन किससे कनेक्टेड होगा यहाँ पे, लिगामेंट से। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो स्मूथ मसल्स है वो संकुचित होती है और वो क्या करेगी, लिगामेंट को खींचेगी, और लिगामेंट को खींचेगी तो लिगामेंट किसे खींचेगा, बोन को खींचेगा, और जिससे कि मूवमेंट होगा। लेकिन अगर हम देखें, हमने स्मूथ मसल्स कहाँ पे पढ़ी थी, हमने कहा था जहाँ पे अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे स्मूथ मसल्स पाई जा रही हैं। अब ये आपका होमवर्क है, आपको ये पता लगाना है कि इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं। देखिए अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, वो क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हमारे हृदय का धड़कना, हमारी जो हार्ट बीट हो रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसे हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं या इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। वही अगर हम ऐच्छिक क्रियाओं की बात करें या वॉलेंट्री एक्शन की बात करें, मैंने कहा मैं बोल रही हूँ, यानी कि मैं बोल रही हूँ तो मेरी टांग का जो मूवमेंट है वो क्या है, वॉलेंट्री है। अगर मैं यहाँ पे हाथों को हिला रही हूँ, इसका मतलब ये क्या है, एक्शन वॉलेंट्री है, क्योंकि मेरे कंट्रोल में है। स्मूथ मसल्स क्योंकि यहाँ पे क्या करती है, इनवॉलेंट्री एक्शन में काम करती है, तो पहले तो स्मूथ मसल्स में जो जिस टॉपिक में, जिस पॉइंट में यहाँ पे स्मूथ मसल्स होगा वो पहले ही यहाँ पे हट जाता है, यानी कि पहला और जो सेकेंड है वो यहाँ पे पहले ही हट जाता है। अब बचे हमारे पास कितने, दो ऑप्शन। हमने कहा जो सी में हमने कहा स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन। यहाँ पे स्केलेटल मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, और लिगामेंट को क्या करती है, लिगामेंट को खींचती है, लिगामेंट को पुल करती है, और यहाँ पे बोन क्या हो जाती है, बोन में मूवमेंट हो जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और टेंडोन को खींचती है, जिससे कि बोन में मूवमेंट हो जाता है। आंसर हमारा डी सही आएगा। क्यों सही आएगा, क्योंकि हमने कहा कि एक बोन से, ये एक बोन है और ये एक बोन है, ये दो बोन है यहाँ पे। हमने कहा इन दो बोन को जोड़ने का कार्य तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लिगामेंट कर रहा है। यहाँ पे हमने कहा ये लिगामेंट है, लेकिन हमारी जो मसल्स हैं, हमारी मसल से कौन कनेक्टेड है, मसल से हमारा टेंडोन कनेक्टेड है। अब देखिए जैसे कि आपको कोई भी मूवमेंट करना है तो क्या होता है, यहाँ पे जो स्केलेटल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो स्केलेटल मसल्स किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट होती है, मैंने कहा कि जो हमारी मसल्स हैं, मसल्स में कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि वहाँ पे बैंड पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के बैंड पाए जाते हैं। जब आप 11th-12th में जाएंगे तो आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो जो वहाँ पे जो यहाँ पे वो होती है, प्रोटीन होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि उनका साइज कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है नॉर्मली प्रोटीन कुछ इस प्रकार से होंगी
और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो इस प्रकार से अरेंज हो जाती है, रिलैक्सेशन होगा तो वो इस प्रकार से अरेंज हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे गति पाई जाएगी, रिलैक्सेशन होगा तो फिर से जो प्रोटीन है वो उसी फॉर्म में वापस आ जाएगी। तो स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और उसने टेंडोन को खींचा, क्योंकि टेंडोन क्या है, बोन से कनेक्टेड है। अब हमें क्या करना है, हमें ये हमारा हाथ है और हमें इस हाथ को इधर खींचना है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो स्केलेटल मसल है कॉन्ट्रैक्ट करेगी और यहाँ पे टेंडोन को खींचेगी, टेंडोन बोन को खींचता है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो आंसर हमारा सही आएगा। और किसी कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होगा, स्केलेटल मसल्स में होगा। खींचेगा किसी, टेंडोन को खींचेगा, क्योंकि टेंडोन से क्या होती है, फिर जो टेंडोन है उसे बोन कनेक्टेड होती है और इस प्रकार से बोन में क्या होगा, यहाँ पे बोन में मूवमेंट पाया जाएगा। चलिए हमारे पास जो अगला प्रश्न आता है उसमें हमसे पूछा गया है विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्री। हमें बताना है कि अनैच्छिक क्रिया कौन सी मसल्स करती हैं। पहला है स्ट्राइटेड मसल्स, सेकंड है स्मूथ मसल्स, थर्ड है कार्डियक मसल्स और लास्ट है स्केलेटल मसल्स। हमने कहा था स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पे इनवॉलेंट्री एक्शन करती हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते, कह रहा है ए एंड सेकंड, ए कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि स्ट्राइटेड मसल्स एंड स्मूथ मसल्स, बी कह रहा है सेकंड एंड थर्ड यानी कि स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, सी कह रहा है थर्ड एंड फोर्थ यानी कि कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स, और लास्ट कह रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ यानी कि स्ट्राइटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स। तो सबसे पहले हमने बात की थी स्मूथ मसल्स की। अभी हमने देखा था स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, जहाँ अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हैं। जैसे कि हमने कहा हमारे इंटेस्टाइन में जो जहाँ पे डाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है वहाँ पे क्या होती है, स्मूथ मसल्स होती हैं। अगर हम बात करें कार्डियक मसल्स की, तो ये मसल्स कहाँ पाई जाती हैं, हमारे हार्ट में पाई जाती हैं। सिर्फ एकमात्र ये एक ऐसी मसल्स है जो सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। और हार्ट में किस प्रकार की गति है, वहाँ पे अनैच्छिक क्रियाएं पाई जाती हैं, क्योंकि हृदय का धड़कना हमने कहा था अनैच्छिक क्रिया है। वहीं हम बात करें स्केलेटल मसल्स की, हमने कहा हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, स्केलेटल मसल्स से। इसका मतलब स्केलेटल मसल्स कैसी है, ऐच्छिक क्रियाओं में भूमिका निभाती है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आया बी। बी यानी कि सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड यहाँ पे क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, यानी कि जो अनैच्छिक मसल्स यहाँ पे पाई जाती हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो क्लास हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस किया है, जिसमें आपने जाना कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू का एक चार्ट हमने पढ़ा है, कितने प्रकार के प्लांट टिश्यू होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हमने मैरो टिश्यू को पढ़ लिया है और हमने जो सिंपल टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी हमने कवर कर लिया है। आगे जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे उसमें हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू किस प्रकार से होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम, उनकी संरचनाएं किस प्रकार से होती है, उनके फंक्शन क्या होते हैं। इसके बाद हमने जाना कि कुछ यहाँ पे जो एनिमल टिश्यू थे उसके बारे में हमने जाना, प्लस मसल्स के बारे में जाना कि मसल्स किस प्रकार से कार्य करती हैं। ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की यहाँ पे मसल्स होती हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं आपको यहाँ पे रिवाइज करते चले जाना है। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।